दोस्तों, साइड में मौजूद वक्त में कुछ उन तमाम लोगों के लिए जनाब जो चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज तमाम पाबंदियां तोड़ के सड़कों पर निकला है। आज उन्होंने जनाब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को धूल चटा दिया। आज उन्होंने रियासत पाकिस्तान को बता दिया कि जनाब आप लोग जितनी मर्जी जबर की दीवारें इकट्ठी कर ले, जितना मर्जी आप हम पर जुल्म सितम करें, हम इमरान खान की जो है कॉल के ऊपर ना सिर्फ सड़कों पर आएंगे बल्कि आके हाला लाला मचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनके लिए चपेड़ है, भरपूर किस्म की चपेड़ है। और ये जो चपेड़ है ये मेरी तरफ से नहीं आई, ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आई, ये हाफिज जी की तरफ से नहीं आई, ये मियाँ जी की तरफ से नहीं आई, बल्कि ये जो चपेड़ एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है जो उनके मुंह पर मारा है उन तमाम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर के ऊपर नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे, ये उनके ताज़ा ताज़ा बने हुए अब्बू की तरफ से आई है। ये उनके ताज़ा ताज़ा बने हुए अब्बू ने खुद उनको ना सिर्फ आईना दिखाया है बल्कि उनके मुंह पर खिंच के एक जो चपेड़ मारी है वो अपनी मिसाल आप है। जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, ताज़ा ताज़ा अब्बू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि उनकी जमात और उनकी जमात के तमाम ओहदेदार, उनकी जमात के तमाम वेल विशर्स, उनकी जमात के तमाम कारकुनान, उनकी जमात के तमाम टिकट होल्डर्स सब मिलकर भी एक इंप्रेसिव पावर शो नहीं कर सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया टॉक ही है। खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उस मौके पर जब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर को लॉन्च करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हकीकी आज़ादी के अलमबरदार थे वो हकीकी आज़ादी के लिए आज हम सड़कों पर नहीं निकल सके। और साथ ही उन्होंने तरला भी डाला है कि पाए ना मेरे हाथ बंदे वेखो, तानू अल्लाह दा वास्ता जे जिस किस्म का रद्दमल आपने आज दिया है उस तरह का रद्दमल कहीं आप 8 फरवरी को ना दे देना कि हम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपका इंतज़ार करते ही रह जाएं और आप जनाब जो है वो कोई घर में बैठकर इमरान खान साहब का 92 का वर्ल्ड कप भी ना देखते रह जाना। ऐसा ना हो कि जनाब आप यूट्यूब ऑन करें और जाके इमरान खान की पुरानी तकरीरें सुनते रहें। तकरीरें नहीं सुननी, आपने 92 का वर्ल्ड कप नहीं देखना, आपने पोलिंग स्टेशन तक आना है तभी हकीकी आज़ादी मिलेगी। पायनो हल तक हकीकी आज़ादी नहीं भूली। जबकि आप खुद बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में चाहे इमरान रियाज हो, चाहे साबर शापर हो, चाहे वजाहत सईद खान हो, आदिल राजा हो, शाहीन सहबाई हो, मोहिद पीरजादा हो या बाकी तमाम कड़चे चमचे जो ट्विटर के ऊपर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे, वो जो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब आज तो हमने जनाब इन बगैरतों को लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, जो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि आज हमने इन बगैरतों को धूल चटा दी है। अब ये धूल किसने चाटी है ये तो अब ये सारे बगैरत मिलके बता सकते हैं। मेरी तरफ से जो है वो इनको मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ताज़ा ताज़ा अब्बू ने कह दिया कि जनाब हम जो है वो इंप्रेसिव पावर शो नहीं कर सके। क्या कर सके हैं उन्होंने जनाब, आज उन्होंने अपना जो मंशूर है वो उन्होंने जब उन्होंने लॉन्च किया तो उससे पहले उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने क्या फरमाते हैं ये मैं एज इट इज़ आपकी खिदमत में पेश करूं। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की तरफ से हदायत थी कि आज के दिन हम सब रैली निकालेंगे, इलेक्शन का अमल शुरू है। हम 90 दिन से इलेक्शन मांग रहे थे, लेकिन जब हमने पंजाब असम्बली तोड़ी थी, जब हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी थी, उस वक्त से हम 90 दिन में इलेक्शंस मांग रहे थे, हमें इलेक्शंस नहीं दिए गए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, लेकिन हमारे उम्मीदवार रैली करना चाहते थे, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। आज पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से हदायत थी कि सब रैली निकालें। आज जिन रैलियों को रोका गया हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हमें इंतखाबी मुहिम चलानी चाहिए थी, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को दीवार से लगाया गया है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताएं, मैंने आज खुद लाहौर कम अज़ कम, चूँकि लाहौर में रहता हूँ, मैंने लाहौर के कम अज़ कम 3 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके साथ रिलेटेड प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज का
बज़ाते खुद बनफ्से नफीस बीमारी के आलम में सर्जरी के बावजूद मैंने इन हलकों के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे गुजारे। मैंने खुद देखना चाहता था कि वाकईतन ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बहुत जोर है, ये हर दूसरा बंदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार है, तो कम से कम किसी चौक के अंदर ही, किसी मोहल्ले के चौक के अंदर ही को 20, 25, 50, 100 लोग आकर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तो लड़ाएं। कम से कम बंदे के अंदर इतना तप्पड़ तो होगा, कोई बुरे से बुरे हालात में हो तब भी कम से कम कोई भी कैंडिडेट अपने हलके में 100-50,000 आदमी उसके लिए इकट्ठा करना किसी भी MP MNA के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने वोट तो हर एक बंदा अपने जात बरादरी का घर से लेके चलता है। इससे दुगना तिगने वोट लेके बंदा घर से चलता है, लेकिन अगर वो खुद लेकर इतने 100-150 ज्यादा, इतने तो ये जो मलकबाज ज़हीर खोखर है इसके तो इतने मुलाजम होंगे, अगर ये अपने सारे के सारे मुलाजमों को 100-150 मुलाजमों को भी किसी चौक पे लाकर 50 गाड़ियों के साथ वहां पर खड़ा कर देते तो उनका माहौल बन जाना था, लेकिन नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी एक कैंडिडेट की तरफ से कहा गया है कि जनाब हमें जो है इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका गया। क्या सलमान अकरम राजा को किसी ने इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका है? किसी ने, कोई एक बंदा बता दे, सलमान अकरम राजा बता दे, लतीफ खोसा साहब बता दें कि जनाब उनको कैंपेन करने से रोका गया है, या ज़हीर खोखर साहब बता दें कि जनाब उनको कैंपेन करने से रोका गया है। भाई अगर आप खुद एक शेल के अंदर चले गए हैं, आप वहां से बाहर निकलने के लिए आमादा नहीं है, आपको इस बात का खौफ है कि यार अगर हम इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो हम हार जाएंगे, और अगर हम हार जाएंगे तो हम उसका ब्लेम किसके ऊपर डालेंगे, तो जनाब इसके लिए आपको अपना ही आईने में शक्ल देखनी पड़ेगी, किसी और की शक्ल वहां पर आपको नजर नहीं आएगी। ये जो बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं ये वही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको इनके मंशूर के ऊपर लेके जाऊं तो इनका मंशूर भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस मंशूर के अंदर जो चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि शायद ये एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट का कोई चक्कर नहीं है। अलबत्ता जो स्लोगन उन्होंने दिया है वो है शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। ये है उन्वान उनके मंशूर का जो उन्होंने अगले 5 साल के लिए दिया है। अब वो क्या कहते हैं, अब इस मंशूर के अंदर अब वो ये फरमाते हैं कि जनाब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम करवाएंगे, जिसके तहत वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल करके 4 साल कर दी जाएगी। क्यों? ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी एक जस्टिफिकेशन है जो सुन के यकीनी तौर पर तुसी भी हंस के दौरे हो जाओ। बताया ये जा रहा है जनाब कि ये जो वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब है ये इसलिए जरूरी है कि इमरान खान साहब इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, पाकिस्तान के मकबूल तरीन शख्सियत हैं, और वजीर आजम अगर बराह रास्त मुंतखब होगा तो फिर उसके नतीजे में अगर ये सब मिलके इकट्ठे हो जाए, मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं कि अगर ये इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब फजलुर रहमान साहब, ये तमाम मिलकर इकट्ठे भी हो जाएं तब भी ये इमरान खान को नहीं हरा सकते। उनका ये मानना है कि इमरान खान को हम जमाती वाबस्तगियां या जमाती पोजीशन से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें, वजीर आज़म के लिए डायरेक्ट इंतखाब हो, और वजीर आज़म के इंतखाब की मुद्दत जो है वो 4 साल होगी और 4 साल ही असम्बली की मुद्दत होगी। अब इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि वजीर आज़म का इंतखाब पहले होगा या पहले असम्बली का इंतखाब होगा, या ये दोनों इंतखाब एक साथ होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा ये मानना है कि हमें एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करना चाहिए। क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जो बुनियादी ट्रेनिंग है वो पीपल्स पार्टी की है, सियासत उन्होंने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से की, लिहाजा वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के ऊपर उनके जो राय है वो यकीनी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से ही मुस्तार ली गई होगी, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में साइन किया गया था, उसका एक इंपॉर्टेंट और अनफिनिश्ड एजेंडा
ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम है। ये दो काम ऐसे हैं जिनको होना चाहिए और इनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब उस वक्त जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था वो इस वजह से था कि नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ, बेनजीर साहिबा ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए थे और वो तमाम के तमाम मुकदमात पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। और इस दौरान मुशर्रफ साहब ने भी नैब का परनाला फुल टूटी उसकी खोली हुई थी, लिहाजा पॉलिटिकली डोमिनेटेड जो लेजिस्लेशन वो जो थी मुकदमे थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को ये बताना जरूरी था कि कहाँ पे सच है कहाँ पर झूठ है, और अगर सच है तो झूठ है और सच है उसकी बुनियाद पर जो तफरीक डेवलप हो गई है उस तफरीक को कैसे खत्म करना है और कैसे रिकंसिलिएशन करनी है, यानी आमने मसालेहत की तरफ या मुफाहमत की तरफ जाना है। इसलिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बना था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन क्या बनाना चाहती है? क्या इस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के अंदर माजी में किए जाने वाले तमाम के तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे, ज़ेर गौर आएंगे, या इमरान खान की तरफ से जो इल्जामात आयद किए गए थे पीपल्स पार्टी और PMLN पर वो ज़ेर गौर आएंगे, या ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हालिया दिनों के अंदर बनने वाले मुकदमात का ही जायजा लेगा और इमरान खान को वहां से जो है वो फ्री हैंड देगा? उनका यह कहना है कि जनाब हमने आईनी तरमीम के जरिए इस बात का भी फैसला करना है कि सेनेट की मुद्दत को 6 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए और 50% जो सीटें हैं सेनेट की, यानी सेनेट की टोटल हैं 100 सीटें। अब उनका ये मानना है कि 100 सीटों में से जो 50 सीटें हैं वो जिस तरीके से पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के तहत इलेक्ट किया जाता है वो वैसे ही इलेक्ट होगा, जबकि बाकी मानदा जो 50% सीटें हैं यानी 50 सीटें हैं सेनेट की, उनको डायरेक्ट वोटिंग के जरिए जो है वो उस पर जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो 50 सीटें हैं पूरे मुल्क से जिनको लेना है ये एक बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। कैसे इतनी बड़ी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे लोग इलेक्ट करेंगे? ये फार्मूला यकीनी तौर पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ही इसका कुछ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये समझने की जो सलाहियत है वो कम अज कम नहीं है कि क्या किया जाएगा। अब इनका जो मंशूर है, इस मंशूर के अंदर मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे की जाएगी, पॉलिटिकल रिवाइवल कैसे की जाएगी, अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा, अमन व अमान के जो मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान के इस वक्त के जो मसाइल हैं उनसे आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से रियासत और सियासत को अलग अलग किया जाएगा, किस तरीके से सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत को रोका जाएगा, किस तरीके से वजीर आजम को एम्पावर किया जाएगा, किस तरीके से वजीर आजम को कैबिनेट के सामने जवाबदेह किया जाएगा, किस तरीके से काबीना को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह किया जाएगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करेगा? ये जो दिया है मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसमें इन तमाम चीजों का कोई जवाब नहीं मिलता। किसी तरह डेवलपमेंट कैसी होगी, ये जो पिसे हुए तबकात हैं इनको बराबर कैसे लाया जाएगा, किस तरीके से इनकी फीकस आमदनी को बढ़ाया जाएगा, कोई जवाब नहीं मिलता। लिहाजा ये जो मंशूर है, मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ जो एक कलंक का टीका लगा हुआ था PTI के ऊपर कि जनाब उनका मंशूर सिर्फ कैदी नंबर 804 है या उनका मंशूर सिर्फ नकदा कोका है, वो उन्होंने सिर्फ दूर करने की कोशिश की और शर्मिंदगी के साथ किया है कि यार PTI जो है मंशूर अभी तक नहीं ला सकी, अब तो मुस्लिम लीग नून भी मंशूर लेके आ गई है। तो वो जो है ना एक शर्म दिलाने वाला जो पहलू था जो PTI के ऊपर बार बार आ रहा था, मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हकीकी मानों में न मंशूर है, ना कोई प्रोग्राम है, ना ही किसी तरह का प्रोग्राम जो है अरेंज करने की कैपेसिटी है, ना ही कोई माशी, सियासी, इक्तसादी, अदालती गवर्नेंस के वजह से कोई पॉलिसी है, ना कोई प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, किसी तरह की कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जनाब हमारी मकबूलियत छत पर लगी हुई है। एक एक हलके से हमारे 50-50 उम्मीदवार मौजूद हैं और हर एक उम्मीदवार 1-1 लाख वोट लेके जाएगा। सिर्फ ये वाली गप्पे हैं, जितनी मर्जी हंक वाले, हकीकत जो है वो मैदान में है और मैदान में इस वक्त PTI नहीं है। यही हकीकत है। अपने आगे जरूर इशारा कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।